हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में फंक्शंस के। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने फंक्शंस के पिछले लेक्चर में बच्चों हम पोर्शन जो पढ़ रहे थे दैट वाज फंक्शनल इक्वेशंस, ठीक है। और फंक्शनल इक्वेशंस के पहले हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर रहे थे जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पर बेस्ड थे कि ऑन टू, इनटू, वन वन, मेनी वन, ये सब क्या होता है। और फंक्शनल इक्वेशन जो ही मैंने आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस कराए थे और मैंने आपको बोला था कि उसके बाद मैं आपको कुछ नोट पॉइंट्स भी दूंगा। तो आज बच्चों हम पहले अपने कुछ सवालों को और आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद अगर आज हमें समय बचा तो आज के ही लेक्चर में हम कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे हो सकता है आपने सुना हो फॉग एक्स, गॉफ एक्स, फॉफ एक्स, गॉग एक्स, ये सब जो आपने चीज़ें पढ़ी होंगी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों की भी चर्चा आज ही के लेक्चर में हम करेंगे। तो आज का बच्चों हम लेक्चर अपना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन। तो हमारे पास बच्चों एक सवाल लिखा हुआ है। सवाल ये बोलता है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर एक्स अपॉन 4 रेज टू द पावर एक्स प्लस 2। मान लीजिए ये आपके पास एफ एक्स दिया हुआ है। फाइंड सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 2011, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 2011 एफ ऑफ आर बाय 2012। ये बच्चों आपके पास सवाल है, ठीक है। ये आपके पास सवाल दिया हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और पूरी गारंटी है कि ये सवाल कई बच्चों से नहीं बनेगा। बहुत ही अच्छा सवाल। अब देखिए हम बच्चों क्या करते हैं कि यार एफ एक्स तो अजीब सा एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स को तो अलग से कुछ रिड्यूस करते बनेगा नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम पहले इसको एक बार लिख के देखते हैं कि ये लिखा क्या है। अगर आप r की वैल्यू 1 डालोगे तो आएगा f ऑफ 1 बाय 2012। फिर आप r की वैल्यू जब 2 डालोगे तो आएगा बच्चों f ऑफ 2 बाय 2012। फिर f ऑफ 3 बाय 2012 और इस तरीके से ये टर्म्स लिखे होंगे f ऑफ 2011 बाय 2012 तक। r की वैल्यू 2011 तक आपको रखनी है, ये लिखा होगा। अब आप ये देखो ये क्या लिखा है अंदर 1 बाय 2012। हमें कुछ ना कुछ तो पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पर अंदर लिखा हुआ है 1 बाय 2012 और यहाँ पर अंदर लिखा हुआ है 2011 बाय 2012। ये लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 बाय 2012 है और यहाँ पर 2011 बाय 2012 है। समझने वाली बात बच्चों ये है कि अगर मान लो मैं इसे x बोलता हूँ, अगर मैं इसको x बोलता हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है। सोच के देखो, अगर मैं इसे x बोलता हूँ तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स। आप करके देख लो, आप 1 माइनस 1 बाई 2012 करोगे तो यही आएगा। ये ऑब्जर्वेशन है, बहुत तगड़ा ऑब्जर्वेशन है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दैट यू नीड कि अगर एक चीज़ 1 बाई 2012 है तो दूसरी चीज़ 2011 बाई 2012 है, तो अगर वो x होगा तो ये 1 माइनस एक्स होगा। और यहाँ से बच्चों मुझे दिखाई देता है कि यार अगर मैं बोलता हूँ कि ये एफ एक्स लिखा है पहला टर्म, अगर पहला वाला टर्म एफ एक्स लिखा हुआ है तो लास्ट वाला टर्म एफ ऑफ 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर फर्स्ट टर्म एफ एक्स लिखा हुआ है तो लास्ट वाला टर्म क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। अब इस तरीके के सवाल बच्चों प्योरली प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको इसलिए अलग अलग तरीके के सवाल करा रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग प्रोफाइल्स पता रहे। तो अगर ये एफ एक्स है तो ये लिखा हुआ है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। आप ज़रा सोच के देखो, एफ एक्स तो आपको दिया हुआ है 4 रेज टू द पावर एक्स बाय 4 रेज टू द पावर एक्स प्लस 2। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होगा? अगर आप एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालेंगे तो आएगा 4 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 4 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। ये आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 4 इंटू 4 रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू 4 रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। आप इसे अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा बच्चों 4 अपॉन ये 4 रेज टू द पावर एक्स और यहाँ वाला 4 रेज टू द पावर एक्स कटेगा, 4 प्लस 2 इंटू 4 रेज टू द पावर एक्स। ये आपके पास आएगा, ये आपके पास आ जाएगा। एफ एक्स ये था और ये आ जाएगा आपके पास क्या, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो आपको दिख रहा है 2 का फैक्टर कटेगा, तो यहाँ से आप 2 हटा सकते हैं।
यहाँ पर आप 2 ला सकते हैं और ये वाला 2 आप हटा सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से मुझे क्या चीज़ समझ में आ रही है कि यार एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या आ गया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बच्चों आ गया 4 रेज टू द पावर एक्स अपॉन 4 रेज टू द पावर एक्स प्लस 2, ये था एफ एक्स। और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स से 2 अपॉन 4 रेज टू द पावर एक्स प्लस 2, ये तो 1 आ गया, ये तो 1 आ गया बच्चों। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या आ गया, ये तो 1 आ गया सॉल्व होके, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि यार ये एफ ऑफ 1 बाय 2012 और एफ ऑफ 2011 बाय 2012, ये तो 1 आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा। वैसे ही एफ ऑफ 2 बाय 2012 और इसके जस्ट पहले होगा एफ ऑफ 2010 बाय 2012, वो भी 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 बाई 2012 और यहाँ पर होगा बच्चों एफ ऑफ 2010 बाई 2012, ये भी तो वही है, ये अगर x होगा तो ये 1 माइनस एक्स लिखा होगा, ये भी 1 आ जाएगा। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे बच्चों तो आप ज़रा सोच कर देखिए, आप ज़रा सोच कर देखिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2011 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखो, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 2011 लिखें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर बच्चों इसमें 2011 लिखे हुए हैं 1 से लेकर 2011 तक, तो 2011 में 1005 पेयर्स बनेंगे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मिला के 1005 पेयर्स बनेंगे। और हमें ये भी समझ में आता है कि यार अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो हमें ये बात दिखाई देती है कि इसमें बीच में कौन सा टर्म अटकेगा। आप ज़रा सोच के देखो, जब आप इस तरीके से पेयरिंग कर रहे होगे, जब आप इस तरीके से बच्चों पेयरिंग कर रहे होगे तो बीच में आएगा एफ ऑफ 1005 बाई 2012, फिर आएगा एफ ऑफ 1006 बाई 2012, फिर आएगा लास्ट में एफ ऑफ 1007 बाई 2012। ऐसी तो करोगे ना, यहाँ से जब आप पेयरिंग करते हुए आओगे, यहाँ से जब आप पेयरिंग करते हुए आओगे तो बीच में ये 3 टर्म्स होंगे, ये जो मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं ये बीच में होंगी, इस पूरे के बीच में ये 3 टर्म्स होंगे, ये 3 टर्म्स, क्योंकि 2012 का आधा क्या होता है 1006 होता है, इसी के आसपास चलेगा। तो आप ज़रा सोच के देखो, जब आप इस वाली चीज़ को x बोलोगे 1005 बाई 2012 को, तो ये 1007 बाई 2012 क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। जब आप इसे x बोलोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो आपने ये 1005 पेयर्स तो बना लिए, मतलब ये 1 जो है ये कितनी बार लिखा होगा, ये 1 बच्चों लिखा होगा 1005 बार। ये जो 1 मैंने लिखा है ये 1 कितनी बार लिखा होगा, ये 1 लिखा होगा 1005 बार। आप देख सकते हैं 1005 पेयर्स बनेंगे, 1005 और 1007 का लास्ट होगा। इतने अगर आपने पेयर्स बच्चों बना लिए हैं, इसके बाद लास्ट में सिर्फ एक टर्म बच गया 1006 बाई 2012 जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा। लास्ट में हमारे पास बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक टर्म बन गया एफ ऑफ 1006 बाई 2012 जिसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा। बाकी तो सबके पेयर बन गए, पेयर बनते बनते हर पेयर का वैल्यू 1 आता जा रहा है, हर पेयर का वैल्यू 1 आता जा रहा है। तो सॉल्व होके ये तो 1 1 1 1 1 1 ऐसा 1005 बार लिखा है, तो ये तो आ गया 1005। अच्छा 1006 बाई 2012 क्या होता है, हाफ होता है। तो फाइनली मुझे प्लस और इसमें क्या करना है, सिर्फ एफ ऑफ हाफ निकालना है। मुझे इसको सॉल्व करने के लिए और क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ हाफ निकालना है। एफ ऑफ हाफ बोलो कितना होगा बच्चों, एफ ऑफ हाफ अगर आप निकालेंगे तो एफ ऑफ हाफ आएगा 4 रेज टू द पावर हाफ अपॉन 4 रेज टू द पावर हाफ प्लस 2। ये आ जाएगा बच्चों 2 अपॉन 2 प्लस 2, मतलब ये आ जाएगा हाफ। सॉल्व ओके। तो ये जो पूरी चीज़ है ये क्या लिखी हुई है, दिस इज 1005 प्लस ये हाफ लिखा हुआ है क्योंकि एफ ऑफ हाफ हाफ आ जा रहा है। तो फाइनल आंसर विल बी 1005.5। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। एक बहुत ही बढ़िया ये बच्चों सवाल है। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस ऑफ फंक्शनल इक्वेशन, जिसमें कि इस तरीके का हमको कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि यार मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा सॉल्व हो जाए। क्योंकि आप जितने ज़्यादा ऐसे उटपटांग वाले सवाल करेंगे बच्चों, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि आप बेहतर से बेहतर और सवाल भी बना पाएंगे। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। इसे हम बेटा जल्दी से क्लियर कर देते हैं और फिर अपने अगले सवाल फंक्शनल इक्वेशंस के बनाते हैं।
बच्चों कुछ बहुत ही सरल सरल से अपने पास सवाल और दिए हुए हैं, उसे भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा है कि इफ़ f of 0 is equal to 1, f of 1 is equal to 2, fx is equal to half of f x plus 1 plus f x plus 2. Find the value of f5. Find f5. ये सवाल है। मान लो बच्चों अपने पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ध्यान से जो समझने वाली बच्चों बात है वो क्या है कि f of 0 हमको 1 दिया हुआ है और f of 1 हमको 2 दिया हुआ है, और fx की वैल्यू ये दिया हुआ है कि ये fx है। आप सोच के देखो, अगर आप इस रिलेशन में अगर आप x इक्वल टू मान लो 0 रखते हो, अगर आप बच्चों यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखते हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f of 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू f of 1 प्लस f of 2, यही आएगा, यही आएगा। f of 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू f of 1 प्लस f of 2। और जैसे ही यहाँ पर बच्चों देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर f of 0 बोलूँगा कि ये तो 1 था, इज इक्वल टू हाफ इंटू f of 1 कितना है, 2 है, प्लस f of 2। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2 इज इक्वल टू 2 प्लस f of 2। तो f of 2 की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 0, f of 2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। अब मान लो मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि बच्चों हम ऐसा करते हैं, x की जगह मान लो 1 रखते हैं। x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो f of 1 इज इक्वल टू हाफ f of 2 प्लस f of 3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया f of 1 कितना है, 2 है, 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू f of 2 है 0 प्लस f of 3। तो यहाँ से बच्चों देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो f of 3 की वैल्यू आ गई कितनी, 4। इसके बाद अगर हम देखें, मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि बच्चों अब x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो x की वैल्यू आप जैसे ही 2 रखोगे तो f of 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू f of 3 प्लस f of 4। तो यहाँ से हमारे पास आ गया f of 2 0 था, 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू f of 3 है 4 प्लस f of 4। तो यहाँ से ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास f of 4 की वैल्यू -4। और लास्टली अगर मान लो मैं x इक्वल टू 3 रख दूँ तो मेरे पास आ जाएगा f of 3 इज इक्वल टू हाफ इंटू f of 4 प्लस f of 5। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास देखो f of 3 कितना है, f of 3 की वैल्यू है मेरे पास 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू f of 4 है -4 प्लस f of 5। यहाँ से आप जैसे सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 12 आ जाएगा f of 5। बहुत ईजिली आप सॉल्व करके देख सकते हैं, f of 5 की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस एक एक करके हमें वैल्यूज डालते जानी है और हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। ठीक है बच्चों, सो अगला सवाल हमारे सामने जो लिखा है, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ ट्वाइस ऑफ f of x square plus thrice of f of 1 by x square is equal to x square minus 1, जहाँ पर यह बोला जा रहा है कि x 0 के बराबर नहीं है। फाइंड f of x square। सिमिलर क्वेश्चन बच्चों हमने कल किए हैं कई सारे, सिमिलर क्वेश्चन बच्चों हमने कल किए हैं कई सारे। आपने देखा था कि आपको ऐसे वाले रिलेशन में जब एफ एक्स या एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इस केस में आपको निकालना है तो आपको एक्स को या एक्स स्क्वायर को इस केस में किसी रिलेवेंट चीज़ से बदलना पड़ेगा। तो मुझे अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई अगर मैं एक्स स्क्वायर को मान लो 1 बाय एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दूँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर को मान लो 1 बाय एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दूँ तो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को 1 बाय एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया तो ये रिलेशन आ जाएगा। मतलब ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास रिलेशन। मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब मुझे एफ ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा।
तो आप ज़रा सोच कर देखिए, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एलिमिनेशन मेथड से हम कर सकते हैं सॉल्व। पहला वाला जो रिलेशन है, देखो पहला वाला रिलेशन हमारे पास हो जाएगा 4f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6f ऑफ 1/x² इज इक्वल टू 2x² माइनस 2। नीचे वाला रिलेशन हो जाएगा 6f ऑफ 1/x² प्लस 9f ऑफ x² इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस x² अपॉन x²। सब्ट्रैक्ट आप बच्चों जैसे ही करेंगे, नीचे वाले से आप ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 9f(x² माइनस 4f(x²) 5f(x² इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट आप करोगे तो 3 इंटू 1 माइनस x² अपॉन x², सब्ट्रैक्ट किया 2x² माइनस 2 को, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से बच्चों सॉल्व करने पे f ऑफ x² इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा बच्चों 3 माइनस 3x², x² इधर जाएगा तो माइनस 2x की पावर 4, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस 2x² और अपॉन ये 5 भी नीचे आ गया और x² तो है ही। तो f ऑफ x² बच्चों जो फाइनली हमारे पास आया सॉल्व होके वो आ जाएगा माइनस 2x टू द पावर 4 माइनस x² और प्लस 3 अपॉन 5x²। ये हमारे पास आएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। एक बार अपन अपना आंसर टैली कर लेते हैं, तो माइनस 2x रेज़ टू द पावर 4 और उसके बाद माइनस x² प्लस 3 अपॉन 5x²। बिल्कुल सही, हमने जो सॉल्व किया बच्चों वो बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है और इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट ऐसा है कि हम फंक्शनल इक्वेशन के बच्चों जितने ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये बात आइडिया लगती जाएगी कि चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो इसे अपन बेटा बहुत जल्दी से क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद अपन एक सवाल और करते हैं फंक्शनल इक्वेशन का, फिर हम अपना बच्चों स्टार्ट करेंगे कंपोजिट फंक्शन से। ठीक है, इसे बस हम क्लियर करके एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम बच्चों कंपोजिट फंक्शन से अपना पोर्शन स्टार्ट करेंगे आगे। और आज मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक शीट और शेयर करूं क्वेश्चंस की, सो दैट कि आप अपनी पढ़ाई और बेहतर तरीके से कर पाएँ और आपकी पढ़ाई और अच्छे से होती रहे। हमने बच्चों बोर्ड अपना साफ कर लिया है, बोर्ड अपन ने क्लियर कर लिया है पूरा, और अपन एक बस क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर अगला पोर्शन अपन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों लिखा हुआ है, लेट fx and gx be functions which take integers as arguments, be functions which take integers as arguments, ठीक है ना, which takes integers as arguments। let f of x plus y is equal to fx plus gy plus 8। ये हमारे पास दिया f of x plus y बच्चों में दिया हुआ है fx plus gy plus 8 for all integers x and y, for all integers x and y। let fx equal to x for all negative integers x, for all negative integers x। g of 8 is equal to 17, find f of 0। ये हमारे पास सवाल है, ये बच्चों हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि fx और gx दो फंक्शंस हैं विच टेक इंटीजर्स एज आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कि आप इनमें सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही रख सकते हैं। f ऑफ x प्लस वाई जो है वो fx प्लस gy प्लस 8 है फॉर ऑल इंटीजर्स x एंड y, एंड fx की वैल्यू x है फॉर ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स x। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि f ऑफ -1 जो होगा वो -1 होगा, f ऑफ -2 जो होगा वो -2 होगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि f ऑफ, अगर मान लीजिए 8 मैं बोलता हूँ
सॉरी एफ ऑफ -8 अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ तो वो -8 होगा, और इस तरीके से चीज़ें हमारी चलेंगी, क्योंकि हमें बोला जा रहा है कि फॉर ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स x एफ एक्स की वैल्यू x के बराबर है। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए एफ एक्स की वैल्यू x के बराबर है, ये मुझे दिया गया। अब इसमें बच्चों देखो जो समझने वाली बात है, जो समझने वाली बहुत खास बात है वो क्या है कि यार मुझे यहाँ पर g ऑफ 8 दिया हुआ है और मेरे पास यहाँ पर एक ये रिलेशन दिया हुआ है। आप सोच के देखो, अगर आपसे बोला जा रहा है कि आप f ऑफ 0 बताइए, अगर आपको बच्चों बोला जा रहा है कि आप f ऑफ 0 बताइए, मान लो मैं आपको बोलता हूँ लेट, सोच के देखना, ऑब्जर्वेशन का खेल है पूरा, लेट x इक्वल टू -8, x को मैंने -8 क्यों लिया, क्योंकि f ऑफ -8 के बराबर ये मुझे पता है। y इज इक्वल टू 8, y को मैंने 8 क्यों लिया, क्योंकि y g का आर्ग्यूमेंट है और g ऑफ 8 मुझे दिया हुआ है। ध्यान से समझो, y जो है वो g का आर्ग्यूमेंट है, g ऑफ 8 की वैल्यू मुझे दिया हुआ था, इसलिए मैंने y को 8 लिया, क्योंकि यही बस मुझे पता है। f को मैंने -8 क्यों लिया, क्योंकि -8 मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ये रिलेशन मुझे दिया हुआ है। और -8 और 8 लेने के पीछे की वजह क्या है कि जब मैं f ऑफ x प्लस वाई में डालूंगा कि यार f ऑफ x प्लस वाई एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस 8 के बराबर है, जब मैं ये आपको रिलेशन बोलूँगा तो यहाँ से बच्चों जो बात निकल कर आएगी वो ये आएगी कि f ऑफ -8 प्लस 8 इज इक्वल टू f ऑफ -8 प्लस g ऑफ 8 प्लस 8। तो f ऑफ 0 यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, f ऑफ 0 मुझे निकालना था, वो आ जाएगा f ऑफ -8, f ऑफ -8 कितना है -8 प्लस g ऑफ 8 कितना है 17 प्लस 8। तो हमारे पास ये भी सॉल्व होके क्या आ गया बच्चों, f ऑफ 0 भी, आप देखेंगे 8 और -8 कट जाएगा, f ऑफ 0 भी सॉल्व होके आ जाएगा बच्चों हमारे पास 17। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, 17 ही आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला बच्चों पोर्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसकी जो रिलेवेंट थ्योरी है या जो रिलेवेंट नोट पॉइंट्स है वो भी मैं आपको कराऊंगा, आप घबराइए मत, वो भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम कंपोजिट फंक्शंस पढ़ते हैं, क्योंकि कंपोजिट फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट्स हम उसके बाद ले लेंगे, लेकिन कंपोजिट फंक्शन अपने पास अभी टाइम है तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं, सो दैट कि अपना पोर्शन थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। बाकी ये फंक्शनल इक्वेशंस वाली जो पोर्शन आपका बचा है थोड़ा सा थियोरेटिकल, उसको मैं आपको लिखवा दूंगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने को कंपोजिट फंक्शंस करना ज़रूरी है। तो अपन कंपोजिट फंक्शंस अपने पहले कर लेते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट भी है। आप ये मान के चलिए कि कंपोजिट फंक्शंस में से बच्चों सवाल बनता है ना, तो कंपोजिट फंक्शंस में से क्योंकि सवाल बनता है और वो इम्पॉर्टेंट है तो हमें उसे अटेम्प्ट पहले कर लेना चाहिए। तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, विच इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, इसकी जो रिलेवेंट थ्योरी मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाकी तो जब आप सवाल देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कंपोजिट फंक्शंस की जो रिलेवेंट थ्योरी होती है मैं आपको लिखा देता हूँ कि लेट f एक फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू b एंड g एक फंक्शन है फ्रॉम b टू c, b2 फंक्शंस, और इसमें बोला जा रहा है कि अगर मेरे पास एक तीसरा फंक्शन है गॉफ क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। गॉफ एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम a टू c, और gofx जो होता है, gofx का मतलब होता है g ऑफ fx, gofx का मतलब होता है g ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट a, g ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट a। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए बच्चों आपके पास फंक्शन f है डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b, ये आपके पास सेट a है, ये आपके पास सेट b है, दिस इज फंक्शन f। और b से c पर डिफाइंड है आपके पास मान लीजिए फंक्शन g, a से b में फंक्शन f डिफाइंड है, b से c में फंक्शन g डिफाइंड है, और गॉफ कहाँ पर डिफाइंड है, a से c में। गॉफ इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम a टू c। तो गॉफ का मतलब क्या है, g ऑफ fx, गॉफ का मतलब क्या है, g ऑफ fx।
मतलब ये जो गॉफ है दिस इज बेसिकली द एफ इमेज, या इसको आप ऐसे लिखो, इट इज बेसिकली द जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स। ये इसका मतलब है। गॉफ का जो मतलब है वो क्या है, जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स। मतलब कि आपने देखो x कहां पर है, x मान लो सेट A पर है, x है सेट A पर। आपने x किसको दिया, आपने x दिया फंक्शन f में, आपने x को डाला फंक्शन f में तो आपको मिला fx। आपने x डाला फंक्शन f में और आपको मिला क्या, fx। तो fx जो है वो कहां पर लाई कर रहा है, सेट B पे। ये जो fx है बच्चों आपका ये लाई कर रहा है किसमें, सेट B पे। दिस fx इज इन सेट B। आप देख सकते हैं fx जो आपको मिलेगा, fx जो आपको मिलेगा वो किस में मिलेगा, रेंज और कोडोमेन वाली आप बात याद करो, थ्योरी याद करो। fx आपको मिलेगा सेट B में, और ये fx आपने फीड किया g को। ये fx जो है आपने वो किसको फीड किया, g को। आपने g वाले फंक्शन में अब fx को डाला, आपने g वाले फंक्शन में fx को डाला, तो आपको मिला गॉफ x। तो ये जो गॉफ x आपको मिला, ये गॉफ x है क्या, इट इज द x, इट इज द, देखो ये जो x है, ये x आपने डाला था f में और ये f आपने डाला g में, तो फाइनली ये जो गॉफ है वो क्या है, इट इज द g इमेज ऑफ f इमेज ऑफ x। आपने x लिया, x का इमेज निकाला तो fx मिला, fx का आपने इमेज निकाला तो gx मिला। तो इट इज द g इमेज ऑफ f इमेज ऑफ x। ये g इमेज है किसका, f इमेज का, f इमेज है किसका, x का। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा कि आपने x को फीड किया f में तो fx मिला और इस तरीके से आपने मिला। दस द इमेज, मैं आपको रीड भी कर देता हूं जो मैंने बोला है। Thus the image of every x belonging to set A under the function gof is the g image of the f image of x। ये जो गॉफ होता है उसका मतलब ही वो है कि फाइनली गॉफ है क्या, ये फाइनली गॉफ है क्या, ये g इमेज है। किसका g इमेज है, इसका fx का। और ये fx क्या था, fx अपने आप में f इमेज था। किसका f इमेज था, x का। तो इट इज द g इमेज ऑफ f इमेज ऑफ x। मतलब कि x को डालो f में तो fx मिलेगा, fx को डालो g में तो गॉफ मिलेगा। दोबारा बोल रहा हूं, g इमेज ऑफ f इमेज ऑफ x का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले x को उठाया, आपने x को डाला f में तो fx मिला, fx को आपने उठा के डाल दिया g में तो गॉफ x मिला। तो गॉफ x को आप क्या बोलोगे कि गॉफ x जो है वो g इमेज है। g इमेज किसका है, fx का है। और fx अपने आप में क्या था, f इमेज था। किसका f इमेज था, x का था। अभी हम जब सवाल करेंगे तो बच्चों आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं अभी आपको लिखा भी दे रहा हूँ और अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो उससे आपको समझ में भी आएगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों वो ये होती है, पहले तो मैं आपको नॉर्मल भाषा में लिखा देता हूँ, फिर जो इसमें बुकिश डेफिनेशन है वो भी बताऊँगा। नॉर्मल चीज़ ये होती है बच्चों कि जब आप g के अंदर fx डाल रहे हैं, जब आप इस g फंक्शन के अंदर इस fx को डाल रहे हैं तो रेंज जो होगा fx का, रेंज ऑफ fx मस्ट बी अ सबसेट या सुपरसेट, मस्ट बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। बोलने का बच्चों जो भाव है वो ये है कि यार fx की वही रेंज हो सकती है या आप fx की उन वैल्यूज को ही डाल सकते हैं जो g के डोमेन में हो, कुछ भी नहीं डाल सकते। आप fx की सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज को डाल सकते हैं जो gx की डोमेन में हो, जो आपके g वाले फंक्शन की डोमेन में हो। पता चला आपने उठा के कोई ऐसी fx की वैल्यू डाल दी है जिसके लिए g वाला फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तो रेंज जो भी होगी fx की, आप जो भी fx की वैल्यू डालेंगे वो हमेशा सबसेट होना चाहिए किसका, g की डोमेन का। मैं रीड भी कर देता हूँ। नोट दैट गॉफ इज डिफाइंड ओनली इफ फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट A fx इज एन एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ g सो दैट वी कैन टेक इट्स g इमेज। यही लिखा है, fx जो होगा इट मस्ट बी एन एलिमेंट, fx जो होगा इट मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ g। ये g के डोमेन में होना चाहिए। आप fx की सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू डालेंगे, आप fx की सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू डालेंगे जो कि gx के डोमेन में हो। आप कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं डालेंगे जो g के डोमेन के बाहर हो।
जो उसकी डोमेन में होगा सिर्फ और सिर्फ आप उसको बेटा पुट कर सकते हैं। हेंस फॉर गॉफ ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी द रेंज ऑफ एफ मस्ट बी अ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ जी। वही बोल दिया गया, द रेंज ऑफ एफ मस्ट बी अ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ जी। देखो मैं आपको एक बार पूरी की पूरी कहानी दोबारा से समझाता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए नया टॉपिक है, क्योंकि ये थ्योरी तो इतनी है, इसके बाद तो सवाल करना है। और जैसे ही हम सवाल करना स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये गारंटी है मेरी कि जैसे ही हम सवाल करना स्टार्ट करेंगे आपको कई सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अपन सवाल करने के पहले बहुत क्विकली एक बार ये देख लेते हैं कि अभी तक अपन ने पढ़ा क्या है। तो हमने ये बोला था कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, एफ फंक्शन है। इतना हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि एक्स डालते हैं तो एफ एक्स मिलता है, यह हमें पता है। जी एक फंक्शन है जो उसके आगे सेट बी से सेट सी में डिफाइंड है। अब आप सोच के देखो, जी में आप अंदर क्या डाल रहे हो? एफ में तो आप जो इनपुट करते थे वो उसका डोमेन होता था, जो मिलता था वो उसका रेंज होता था। लेकिन जी के लिए आपने इनपुट क्या किया? आपने इनपुट किया एफ एक्स। अगर आपने इनपुट एफ एक्स किया तो यार एफ एक्स का रेंज जो भी होगा वो जी के डोमेन के अंदर ही तो होना चाहिए। अगर आपने जी के डोमेन के बाहर का कोई भी चीज़ डाल दिया तो भला आपके पास गॉफ एक्स आएगा कैसे? ठीक है ना। और गॉफ एक्स क्या होता है बच्चों? गॉफ एक्स होता है जी ऑफ एफ एक्स, मतलब कि जी में आपने एफ एक्स को डाला, जी में आपने एक्स के बदले एफ एक्स को डाला। बहुत बेसिक सी बात है। तो ये अभी हमने बच्चों चीज़ें पढ़ी हैं। गॉफ एक्स मतलब क्या होता है? जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स। गॉफ एक्स क्या है? जी इमेज किसका? एफ इमेज का। एफ इमेज किसका? एक्स का। ये गॉफ एक्स का मतलब है। तो हम बच्चों इसको बहुत क्विकली रिमूव कर देते हैं, अपन कुछ सवाल बनाते हैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चंस के थ्रू आपके लिए ये चीज़ समझना बहुत ईजी हो जाएगा। अभी आपने क्वेश्चन क्योंकि बनाया नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है बच्चों ये डिफ़िकल्ट लग रहा हो समझने में, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप जैसे ही इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपको ये पूरी की पूरी चीज़ बहुत सरल लगने लगेगी। पहले मैं आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, अपन सवाल बच्चों बनाना स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे देखो, मान लो अगर मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि f एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स क्या है? ax स्क्वायर माइनस रूट टू। एफ एक्स एक फंक्शन है विच इज ax स्क्वायर माइनस रूट टू फॉर सम पॉजिटिव a पॉजिटिव होगा, ऐसा दिया हुआ है। इफ ऑफ रूट टू इज इक्वल टू माइनस रूट टू देन फाइंड a। ये सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि f एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r और एफ एक्स दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस रूट टू। देखो ध्यान से, एफ एक्स क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स लिखा हुआ है ax स्क्वायर माइनस रूट टू। और फॉफ क्या होता है? फॉफ होता है f ऑफ एफ एक्स। जैसे गॉफ होता था g ऑफ एफ एक्स, फॉफ होता है f ऑफ एफ एक्स। और इसकी वैल्यू दी हुई है माइनस रूट टू एट x इक्वल टू रूट टू। जैसे आप x की जगह रूट टू डालेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस रूट टू आएगी। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए f ऑफ एफ एक्स क्या होगा? f ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब है? f ऑफ एफ एक्स का मतलब है बच्चों कि जहां जहां पर आपको x दिख रहा है वहां वहां पर आपको एफ एक्स डालना है। जहां जहां पर आपको x दिख रहा है वहां वहां पर आपको एफ एक्स डालना है। तो आपको a इंटू एक्स की जगह पे एफ एक्स आएगा, उसका स्क्वायर माइनस रूट टू, ये होगा। जहां जहां पर x दिख रहा है वहां वहां पर आपको एफ एक्स डालना। a इंटू एफ एक्स क्या था? एफ एक्स था ax स्क्वायर माइनस रूट टू और उसका होल स्क्वायर माइनस रूट टू। तो ये मेरे पास आ जा रहा है इस तरीके का रिलेशन। और इसमें अगर मैं बोलूँ तो ये है मेरे पास फॉफ एक्स, दिस इज फॉफ एक्स। मुझे फॉफ रूट टू की वैल्यू क्या दी है? माइनस रूट टू। तो फॉफ रूट टू क्या होगा? फॉफ रूट टू जो होगा इट विल बी a इंटू a रूट टू का स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर माइनस रूट टू। और फॉफ रूट टू कितना है बच्चों? देखो फॉफ रूट टू है माइनस रूट टू, तो माइनस रूट टू इज इक्वल टू a इंटू रूट टू का स्क्वायर। तो ये आ गया 2a
माइनस रूट टू का होल स्क्वायर माइनस रूट टू, ये आ गया। ये माइनस रूट टू यहाँ आ जाएगा तो 0 इज इक्वल टू a इंटू 2a माइनस रूट टू का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू रूट टू और a इज इक्वल टू 1 बाय रूट टू। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 बाय रूट टू। एक बार अपन देख लेते हैं। तो हमारे पास इसमें a की दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, 0 और 1 बाय रूट टू। ऑब्वियसली देखो मैंने 0 वाली चीज़ हटाई क्यों थी, क्योंकि 0 पॉजिटिव, a आपको पॉजिटिव दिया हुआ था। हमने यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से देख रहे होते तो यहाँ से आप बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बात आप बोल सकते हैं कि यार a 0 भी तो हो सकता है, लेकिन हमने a को 0 क्यों निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें बोला गया है कि a पॉजिटिव है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 बाय रूट टू। ठीक है, हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा इसका 1 बाय रूट टू। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ये एक सवाल था, 2-3 हम सवाल और करते हैं बेसिक से, उससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या। कंपोजिट फंक्शन मतलब देखो, कंपोजिट अगर आप बोल रहे हो मतलब कि आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको दो फंक्शंस को यहाँ पर मिक्स करना है। तो अगर बच्चों आपको यहाँ पर सोच के देखो, दो फंक्शंस को मिक्स करना है तो थोड़ा सा तो मेहनत लगेगा। अब हम यार ऑलमोस्ट 11-12 चैप्टर्स कर चुके हैं फंक्शंस के, तो बेसिक तो चलेगा नहीं, थोड़ा सा तो उटपटांग आएगा। देखते हैं आगे हमने क्या देखना है। अगला जो सवाल है, अगला सवाल हमारे पास बच्चों लिखा हुआ है कि लेट f(x) इज इक्वल टू रूट एक्स। मान लो f(x) रूट एक्स है एंड g(x) इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। f(x) जो है वो रूट एक्स है और g(x) है बच्चों अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। फाइंड द डोमेन ऑफ, आपको डोमेन बताना है। पहला पार्ट है fog x, दूसरा पार्ट है gof x, तीसरा पार्ट है आपके पास fof x और चौथा पार्ट है बच्चों आपके पास gog x। इस सवाल से आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इस सवाल से मैं 100% श्योर हूं आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं fog x की। fog x का मतलब क्या होता है, f ऑफ gx। मतलब आपको f में gx को रखना है। तो fx क्या था, fx था रूट x। तो f ऑफ gx अगर आपको रखना है तो x की जगह आपने अगर gx रखना है तो रूट ऑफ gx आ जाएगा। और रूट ऑफ gx क्या होगा, रूट ओवर 2 माइनस एक्स। यह आपके पास आ जाएगा क्या, fog x। दिस इज योर fog x। और अगर रूट ओवर 2 माइनस एक्स आ रहा है और अगर आपको इसका डोमेन बोलना है तो डोमेन क्या होगा, 2 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब कि मेरे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज्ड। वेरी इजी। ये तो हो गया बच्चों पहला। अब अपन देखते हैं दूसरा है gof x। gof x का मतलब होता है g ऑफ fx। तो gx क्या था, देखो gx हमारे पास था रूट ओवर 2 माइनस एक्स। g ऑफ fx अगर बोला जा रहा है मतलब जहां पर x है वहां पर fx रखना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा रूट ओवर 2 माइनस fx क्या है, रूट x। यह आ गया मेरे पास क्या, gof x। तो यहां से बच्चों मेरे पास आ गया कि 2 माइनस रूट एक्स जो होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो रूट एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। एंड ऑफ कोर्स आपको एक चीज़ पता है कि x तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। अब रूट एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 2 बोला जा रहा है, ऑफ कोर्स अंडर रूट पॉजिटिव तो होता ही होता है। सिंपल है यार, ये सब तो सॉल्व करना आता है। ये स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 4। x आ जाएगा 0 से 4 के बीच में। यहाँ पर है माइनस इन्फिनिटी से 2, यहाँ पर आ जा रहा है 0 से 4 के बीच में। थर्ड वाला अगर मान लो हम देखें, थर्ड वाला बोल रहा है बच्चों fof x। fof x मतलब f ऑफ fx। f ऑफ fx मतलब fx क्या था, देखो fx था हमारे पास रूट x। तो अगर आपको बोला जा रहा है f ऑफ fx बताइए, तो f ऑफ fx क्या होगा, अंडर रूट ऑफ fx, जिसका मतलब होगा अंडर रूट ऑफ fx क्या है, रूट x। तो सिंपली इसका तो यार डोमेन बहुत ही ईजी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा।
चौथा वाला अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ जगह खाली है, gog x। तो अगर बच्चों हमारे पास अगला सवाल है gog x, तो gog x क्या होगा, g ऑफ gx। तो gx क्या था, gx था बच्चों मेरे पास √2 - x। तो g ऑफ gx जो होगा, g ऑफ gx क्या आएगा, √2 - x की जगह gx, मतलब √2 - gx क्या है, √2 - x। ये आ जाएगा, सॉल्व कर लो। इसको अपन थोड़ा सा मिटा लेते हैं, एक बार अपन आंसर्स अपने टैली कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अपन अपना पोर्शन क्लियर कर लेते हैं। fog x आ गया -∞ से 2, बिल्कुल सही है। उसके बाद gof x आ गया 0 से 4, बिल्कुल सही है। fof x आ गया 0 से ∞, बिल्कुल सही है। gog x के लिए थोड़ा सा अपन अपना बच्चों बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, ताकि अपन थोड़ा सा सॉल्व कर पाएँ। ये वाला पोर्शन अपन मिटा लेते हैं, ताकि हमें सॉल्व करते बन जाए पूरी चीज़। तो आई होप इतने में सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं, हमारे पास आ गया सबसे पहले तो 2 - x > 0 होना चाहिए, तो x < 2 होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ गया 2 - √2 - x भी > 0 होना चाहिए, तो √2 - x < 2 होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव तो होता ही है, स्क्वायर अगर आप करेंगे 0 < 2 - x < 4, पूरे को 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -2 - x 2, और अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से देखिए -x जो है, एक सेकेंड अपन देख लेते हैं, 2 - x है, 2 - x और 0 से 2 के बीच में, ठीक है। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 2 <= x <= -2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो बच्चों अपना सॉल्व कर सकते हैं। इसका आपके पास डोमेन आ गया -2 से 2, पिछले वाले सारे के सारे मैंने आपको आंसर्स बताई दिए। तो इससे बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि एक बेसिक हमें क्लियर हो रहा होगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है सवालों में, सॉल्व कैसे करना है, बेसिक्स हमारे क्लियर हो रहे होंगे। उतने की ही अभी हमें ज़रूरत है, और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास अच्छे लेवल के तो सवाल आएंगे ही। ठीक है बच्चों, अपने पास एक बेहतर सवाल है, उसमें लिखा है इफ fx = 1 - x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज ब्रैकेट -3 से 3, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x। इस सवाल से बच्चों मैं 100% श्योर हूँ कि आपका जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन वाला आपका पार्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए fx आपको क्या बोला गया है, fx आपको बोला गया है 1 - x। fx अगर आपको बच्चों 1 - x बोला गया, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो 1 - x वाली लाइन कैसी होगी, आप सोच के देखो। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 0 है। ये कुछ ऐसी लाइन आएगी, कुछ इस तरीके की लाइन होगी। मान लेते हैं ये आपका ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट आपका -1, ये वाला पॉइंट आपका -2, ये वाला पॉइंट आपका -3, फिर ये वाला पॉइंट आपका है बच्चों 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3। इस तरीके से अपने सवाल को अपन फ्रेम कर लेते हैं। बचा हुआ जो पोर्शन अपन उसको क्लियरली हटा सकते हैं। ये इस तरीके से हमारे पास बच्चों दिया हुआ है, ये ऐसा हमारे पास दिया हुआ है, ये ठीक है। इस तरीके का हमारे पास ग्राफ है। देखो x की वैल्यू जब आप -3 रखोगे तो x की वैल्यू -3 पर क्या आएगा, वैल्यू 4 आएगा। x की वैल्यू 0 पर देखो क्या वैल्यू, x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो 1 आएगा। यहाँ बीच में कहीं पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। x की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो 0 आएगा, x की वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो आपके पास बच्चों ये -1 आएगा, और x की वैल्यू जब आप 3 रखोगे तो आपके पास -2 आएगा। ये आपके पास सवाल है। आपको बोला जा रहा है fx जो है वो -3 से 3 में, -3 से 3 में ही डिफाइंड है, और ये उसकी वैल्यूज आ रही है fx की 1 - x के कर्व के हिसाब से।
और मुझे बोला जा रहा है कि आपको डोमेन बताना है फॉफ एक्स का, मतलब कि आपको एफ ऑफ एफ एक्स का डोमेन बताना है। आपको बच्चों डोमेन बताना है फॉफ एक्स का, मतलब कि आपको एफ ऑफ एफ एक्स का डोमेन बताना है। अब जो समझने वाली बात है, समझने वाली बात क्या है बच्चों? समझने वाली बात यह है कि आपने जब f के अंदर एफ एक्स रखा तो इस एफ एक्स का जो रेंज होगा, ये अंदर वाले एफ एक्स का जो रेंज होगा, इट मस्ट बी द डोमेन ऑफ एफ एक्स। बोलने का क्या मतलब है? ये वाला f ये वाला है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में ही बोला था, अंदर वाला अगर आपने कोई एक नया फंक्शन रखा है तो अंदर वाले फंक्शन की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो वही होंगी जो इसके बाहर वाले फंक्शन के डोमेन में आ सकता होगा। आप और कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि आप इसको ऐसे समझ के देखो, आप इसको ऐसे समझ के देखो, आपको बच्चों इसमें दिखाई दे रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है। आपको ये क्या दिखाई दे रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है। 4 कब होती है? -3 पर होती है। -3 आप रखोगे 4 मिलेगा। लेकिन क्या f ऑफ 4 डिफाइंड है? क्या f ऑफ 4 डिफाइंड है? क्या f ऑफ 4 तो डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन तो 3 पे ही टर्मिनेट हो गया। दोबारा बोल रहा हूँ, एफ एक्स की वैल्यू अगर मान लो आपने अंदर 4 बोल दी कि एफ एक्स की वैल्यू तो सर 4 हो रही है, एफ एक्स की वैल्यू 4 हो रही है x इक्वल टू -3 पे, तो आपने अगर एफ एक्स की वैल्यू 4 रख दी तो क्या f ऑफ 4 कुछ भी होगा? क्या f ऑफ 4 तो डिफाइंड ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बोलने का भाव ये है बच्चों कि मुझे इसमें अंदर सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज रखनी है जिसके लिए मेरा बाहर वाला फंक्शन डिफाइंड है। हिंदी में बोल रहा हूँ, ऐसे लिख लो अगर चाहो तो, कि मुझे अंदर वही वैल्यूज पुट करनी है जिसके लिए बाहर वाला फंक्शन डिफाइंड हो। कुछ भी आप नहीं पुट कर सकते। तो आपको अंदर वाले फंक्शन का रेंज क्या मिल रहा है? अंदर वाले एफ एक्स का, इनसाइड लिख देता हूँ यहाँ पे, अंदर वाले एफ एक्स का आपको रेंज क्या मिल रहा है? अंदर वाले आपको एफ एक्स का रेंज मिल रहा है -2 से 4। रेंज आपको मिल रहा है -2 से 4। लेकिन क्या मैं -2 से 4 रख सकता हूं क्या f के लिए? बाहर वाला f डिफाइंड कहां पर है? आउटसाइड वाला f, आउटसाइड वाले का डोमेन, ये तो रेंज है, ये इसका रेंज है। आउटसाइड वाले का डोमेन, आउटसाइड वाले का डोमेन क्या है? एफ एक्स का डोमेन क्या है? एफ एक्स का डोमेन है -3 से 3। तो क्या मैं ये -2 से 4 वाला पूरा का पूरा डाल सकता हूं क्या? नहीं डाल सकता। मैं क्या डाल सकता हूं? मैं सिर्फ और सिर्फ -2 से 3 तक डाल सकता हूं, क्योंकि ये 3 तक ही डिफाइंड है। मैं ये आगे 3 से 4 वाला हिस्सा नहीं डाल सकता, मुझे हटाना पड़ेगा। वो 3 से 4 वाला हिस्सा मुझे हटाना पड़ेगा बच्चों। तो ये जो 3 से 4 वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो 3 से 4 वाला हिस्सा है, ये इसको मुझे कट करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इसको मैं अंदर नहीं रख सकता। अंदर रखूंगा तो मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है उसके लिए। तो अगर मुझे ये कट करना पड़ेगा तो ये कहाँ पर था? देखो ये इधर था, ये इसके करेस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज थी। देखो -2 रखने पर 3 मिल रहा था ना। तो अगर ये वाला हिस्सा मुझे हटाना पड़ा तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये सारी वैल्यूज हटेंगी। अगर ये सारी वैल्यूज हटेंगी तो ये वाला भी जो मेरा पोर्शन है ग्राफ का, ये हटेगा। अगर मैंने 3 से 4 हटा दिया कि भैया मैं 3 से 4 रख ही नहीं सकता, तो मुझे ये भी तो हटाना पड़ेगा। सोच के देखो, मुझे 3 से 4 अगर हटाना पड़ गया तो मुझे ये भी हटाना पड़ेगा। मैं क्या क्या रख सकता हूँ? मैं x की वैल्यू को -2 से लेकर 3 तक, अलाउड वैल्यूज क्या हैं? अलाउड वैल्यूज है बच्चों मेरे पास -2 से लेकर 3 क्लोज तक, ये वाला, ये जो मैंने लिखा है यही बस अलाउड है। तो अगर मैं अंदर सिर्फ -2 से लेकर 3 तक रख सकता हूं तो मेरे पास जो डोमेन आया फॉफ का, जो मैं रख सकता हूं वही तो डोमेन होगा ना। तो डोमेन क्या आया? ये आ गया मेरे पास डोमेन फॉफ एक्स का, -2 से 3। तो ज़रूरी नहीं है कि एफ एक्स का डोमेन ही फॉफ एक्स का भी डोमेन हो। देखो एफ एक्स का डोमेन था -3 से 3, लेकिन फॉफ एक्स का डोमेन आ गया -2 से 3। ठीक है ना? मैं सिर्फ -2 से लेकर, इधर से लेकर 3 तक ही रख सकता हूँ। मान लो अगर कोई मुझे बोलता है कि सर बताओ फॉफ एक्स का रेंज क्या होगा, तो अगर मैं -2 से 3 तक रख सकता हूँ तो फॉफ एक्स का रेंज क्या आ जाएगा? -2 से ही 3 उसका रेंज भी आएगा, देख लो,
क्योंकि यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 3 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू -2 है, -2 से ही 3 इसका रेंज भी होगा, यही डोमेन भी है और यही उसका रेंज भी आएगा। आई होप आपको ये चीज़ बच्चों क्लियर हो रही होगी। थोड़ा भी अगर इसमें आपको बच्चों डाउट है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करिए। मैं आपको दोबारा देखिए पूरी चीज़ जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमने जो डेफिनेशन पढ़ा है, हमारा डेफिनेशन ये बोलता है कि फॉफ में या फॉग में या गॉफ में या गॉग में जब भी आप अंदर एक नया फंक्शन रखते हैं और बाहर आपके पास कोई एक फंक्शन है, तो अंदर वाले फंक्शन की रेंज हमेशा बाहर वाले फंक्शन की डोमेन के या तो बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, क्योंकि आप अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते जिसमें आपका बाहर वाला फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो वहीं पर अगर मैं यहाँ पर देखता तो ये जो मैंने अंदर क्या रखा था, fx रखा था, fx की रेंज क्या थी मेरे पास, -2 से 4 थी। लेकिन क्या मैं बाहर वाले f के लिए -2 से 4 हर जगह कोई ना कोई वैल्यू रख सकता हूँ क्या? तो नहीं रख सकता। मुझे दिखाई दिया कि यार ये 3 से 4 तो एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि ये 3 से 4 में तो मेरा फंक्शन यहाँ डिफाइंड ही नहीं है, तो मैं कैसे रखूँगा? तो मुझे ये 3 से 4 वाला हिस्सा हटाना पड़ गया। तो मैं अंदर रख क्या सकता हूँ? मैं अंदर रख सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ -2 से 3। मैं अंदर सिर्फ और सिर्फ -2 से 3 रख सकता हूँ, जो मेरा आंसर है। सो बच्चों हमारे पास अगला सवाल हमारा लिखा हुआ है, इफ fx इज इक्वल टू लॉग बेस पर है 100x और नंबर की बच्चों जगह पर लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ लॉग बेस 10 पर, यहाँ पर x लिखा है और +2 अपॉन -x लिखा है, ये हमारे पास दिया। एंड gx is equal to fractional part of x. If the function fog x exists, if the function fog x exists, अगर fog x डिफाइंड है, अगर fog x डिफाइंड है मतलब fog x क्या है, f of gx, मतलब gx का रेंज fx के अंदर होना चाहिए, fx के डोमेन के अंदर होना चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ gx, ये सवाल है। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ gx। बच्चों ये मेरे पास सवाल है कि एक फंक्शन मुझे fx दिया हुआ है, एक फंक्शन gx दिया हुआ है, और अगर fog x डिफाइंड है, fog x अगर एग्जिस्ट करता है तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ gx। अब अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ gx की रेंज पूछी होती तो gx तो क्या है, gx तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, gx तो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का तो रेंज क्या होता है, इसका रेंज तो यार हमेशा ही क्लोज ब्रैकेट 0 से ओपन ब्रैकेट 1 होता है, इसका रेंज तो हमेशा ही ये होता है, ये तो मुझे पता ही है। लेकिन क्या ये सारी की सारी वैल्यूज मेरी आ सकती हैं क्या? देखो fog x लिखा है, fog x लिखा है मतलब f ऑफ gx। f ऑफ gx का मतलब क्या है कि क्या gx की ये पूरी रेंज, क्या इन सारी वैल्यूज के लिए f डिफाइंड है क्या? जैसा मैंने पिछले वाले सवाल में बोला था सेम चीज बोल रहा हूं, अंदर वाले फंक्शन की जो रेंज है क्या वो पूरे के पूरे f के लिए डिफाइंड है क्या? क्या मेरा f उस हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है जिसके लिए मेरा gx एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका रेंज आ रहा है? मुझे gx की केवल और केवल वही वैल्यूज पुट करनी है जिसके लिए मेरा फंक्शन f अनडिफाइंड ना हो जाए। मुझे gx की सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज पुट करनी है उसकी रेंज में जिसके लिए कि मेरा फंक्शन f डिफाइंड रहे। यही एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि fx का डोमेन क्या है, क्योंकि मेरा आंसर जो होगा gx हमेशा जो होगा वो fx के ही डोमेन के अंदर होना चाहिए। gx जो होगा वो fx के ही डोमेन के अंदर होना चाहिए, वही आंसर हो सकता है। तो अगर हम fx की बात करें तो देखो 100x लिखा है तो 100x तो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। 100x जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x जो है बच्चों वो 1/100 नहीं होना चाहिए। ये हो गया बेस। उसके बाद यहाँ पर x नंबर की जगह है तो x पॉजिटिव होना चाहिए, लिख लिया। और यहाँ पर ये जो पूरी चीज़ है 2 log x + 2 अपॉन -x,
ये जो पूरी की पूरी बच्चों चीज है, ये पूरी की पूरी चीज नंबर की जगह लिखी है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये जो पूरी की पूरी चीज है ये नंबर की जगह लिखी हुई है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब आप इसको यहां से सोचो, आप इसको बच्चों यहां से सोचो। देखो x तो आपने पहले ही बोल दिया x तो पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो उसके आगे माइनस साइन लगा है, मतलब ये ऊपर वाली पूरी चीज क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अगर ये ऊपर वाली पूरी चीज नेगेटिव नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरा ये पूरा का पूरा नंबर अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए, नीचे अगर माइनस साइन है, तो मुझे ऊपर वाली पूरी चीज क्या चाहिए होगी, नेगेटिव चाहिए होगी। मतलब कि मुझे बच्चों इसमें ये बोलना पड़ेगा कि ये जो 2 log x + 2 मैंने लिखा है ऊपर, इट मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि x पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहां से बच्चों मेरे पास आ जाएगा log x शुड बी लेस देन -1, और क्योंकि इसका बेस 10 है, इनइक्वालिटी में साइन रिवर्स नहीं होगा, x मस्ट बी लेस देन 1/10, x मस्ट बी लेस देन 1/10। तो मेरे पास जो डोमेन आया fx का, डोमेन क्या आ गया, 0 से बड़ा 1/100 नहीं हो सकता और 1/10 से छोटा, मतलब 0 से 1/100 यूनियन 1/100 से 1/10, 1/10 मैंने 1/100 मैंने हटा दिया, 0 से 1/100 यूनियन 1/100 से 1/10, ये मेरे पास आ गया डोमेन। तो मेरा जो fx है उसके अंदर जो वैल्यूज आ सकती हैं वो सिर्फ ये हैं, लेकिन मेरा gx कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, gx ये सब ले रहा है। तो क्या मैं इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर डाल सकता हूं, क्या नहीं डाल सकता, क्यों, क्योंकि मेरा fx तो सिर्फ इन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ gx, तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज क्या होगी, ऐसे तो gx की रेंज 0 से 1 है, लेकिन पॉसिबल क्या है, इसमें पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यूज है, क्योंकि जो डोमेन में संभव होगा वही तो मैं डाल पाऊंगा। तो अगर मुझे इसमें पुट करना है तो मेरा आंसर क्या आएगा, यही मेरा आंसर भी होगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, बेसिकली आपको करना क्या है, आपको बच्चों इंटरसेक्शन निकालना है gx के रेंज का और fx की डोमेन का, और जो आंसर होगा वो फाइनल की डोमेन होगी, या फाइनल की आप ये बोल सकते हो कि gx के लिए तो रेंज है, अगर फाइनली fog x का अगर आपसे डोमेन भी पूछा हुआ होता तो यही आंसर होता। gx के लिए अगर आपसे फाइनली पॉसिबल मैक्सिमम रेंज पूछा जा रहा है तो उसका भी यही आंसर होगा। जरूर ये जो है ये डोमेन किसकी मैंने निकाली है, fx की मैंने डोमेन निकाली है, लेकिन gx की भी जो रेंज थी वो क्या थी, 0 से 1 ही तो थी। तो क्या मैं 0 से 1 सारा का सारा इसके अंदर डाल सकता हूँ, क्या नहीं डाल सकता। मैं 0 से 1 के बीच की कौन सी वैल्यूज इसके अंदर डाल सकता हूँ, जिन वैल्यूज के लिए ये मेरा फंक्शन डिफाइंड है, तो यही वैल्यूज को तो मैं अंदर डाल पाऊंगा, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर मौजूद हैं। ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब की सब इसके अंदर मौजूद हैं, तो मैं इन्हीं को तो बस उठा के इसमें रख पाऊंगा ना, बची हुई को तो मैं अंदर इसमें नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि बची हुई वैल्यूज के लिए तो f डिफाइंड ही नहीं है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो यही आएगा कि यही वो पॉसिबल रेंज है gx की जो आप इसके अंदर रख सकते हो, या यही आपके fx का डोमेन है। ये आपका सिंपल सा बच्चों ये क्वेश्चन है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो इसके बाद अपन एक सवाल और करते हैं, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। कुछ भी बच्चों देखो अगर आपको डाउट आ रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा नया है आपके लिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है बच्चों को, आपको अगर थोड़ा सा भी इसमें डाउट आ रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट से मुझसे पूछिएगा, मैं आपको और बेहतर तरीके से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें, तो आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अपन एक सवाल और बनाते हैं इसी पैटर्न का, ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से हो पाए। तो अगला बच्चों जो हमारे पास सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, इफ gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एंड गॉफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, गॉफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, find the value of f of 5/4। ये सवाल है बच्चों, f of 5/4 की आपको वैल्यू बतानी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, gx दिया हुआ है, गॉफ एक्स दिया हुआ है, f of 5/4 की वैल्यू बतानी है। अब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं आप पहले ऑब्जर्व करेंगे। ऐसे वाले मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से।
अगर मान लीजिए मुझे इस सवाल को बच्चों सॉल्व करना है तो अप्रोच जो मेरा होना चाहिए, अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि गॉफेक्स क्या है, गॉफेक्स है g ऑफ fx, और g ऑफ fx मुझे दिया हुआ है 4x² माइनस 10x प्लस 5। मुझे निकालना है f ऑफ 5/4। तो अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ पुट x इक्वल टू 5/4, तो g ऑफ f ऑफ 5/4 कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास, ध्यान से देखो, 4 इंटू, कैसे अप्रोच देखो, 5/4 पे निकालना है, गॉफेक्स दिया हुआ है, g ऑफ fx मैंने उसको लिखा, x की जगह 5/4 रखा, f ऑफ 5/4 मैंने जनरेट कर लिया। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 5/4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5/4 प्लस 5। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 25/4 माइनस 25/2 प्लस 5। तो यहाँ से आपके पास बच्चों एलसीएम आ जाएगा 4, 25 माइनस 50 प्लस आपके पास आ जाएगा 20। तो ये आपके पास आ गया, देखो सॉल्व होके कितना, -5/4। ये आपके पास सॉल्व होके कितना आ गया बच्चों, -5/4। तो g ऑफ, यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि g ऑफ f ऑफ 5/4 जो है वो सॉल्व होके आ रहा है -5/4। g ऑफ f ऑफ 5/4 जो आ रहा है वो सॉल्व होके आ रहा है -5/4। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे तो ये निकालना था। मान लो अगर मैं बोल देता हूं कि लेट f ऑफ 5/4 इक्वल टू t, इस तरीके के मैं आपको और सवाल कराऊंगा। हो सकता है आपने क्लास में ऐसे सवाल ना किए हों, अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में, लेकिन मैं आपको कराऊंगा और सवाल ऐसे। मान लो अगर मैं f ऑफ 5/4 को t बोलूं तो बेसिकली g ऑफ t की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -5/4। g ऑफ t की वैल्यू मेरे पास आ गई -5/4। और ये g ऑफ x अगर x² प्लस x प्लस 1 है तो g ऑफ t क्या होगा, g ऑफ t होगा बच्चों t² प्लस t माइनस 1। अगर g ऑफ x x² प्लस x माइनस 1 है तो g ऑफ t होगा t² प्लस t माइनस 1। तो मेरे पास आ गया t² प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू -5/4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t² प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से आ गया 4t² प्लस 4t माइनस 4 और प्लस 5, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू मेरे पास आ गई -12। और अगर t की वैल्यू बच्चों मेरे पास -12 आ गई तो t क्या था, f ऑफ 5/4 था। मतलब f ऑफ 5/4 की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी, -12। f ऑफ 5/4 हमने बच्चों निकाल लिया कितना, -12। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके का सवाल आपको पसंद आया होगा। नए तरीके का सवाल था, t की वैल्यू देखो बच्चों -12 आ जाएगी अपने पास, नए तरीके का सवाल था। और ऐसे सवाल हम करते रहेंगे, भरोसा आप रखिए, हम ऐसे सवाल बनाते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस हम अच्छे से अच्छी कराती रहेंगे। ठीक है, एक हम सवाल इस तरीके का और करते हैं अपना आज का लेक्चर वाइंड अप करने के पहले। एक लास्ट हम क्वेश्चन और करते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको, क्योंकि ऐसे सवाल बच्चों जनरली आपको बुक्स में मिलते नहीं हैं। ऐसे सवाल आपको सीधा एग्ज़ाम में मिलते हैं और आप बोल्ड हो जाते हैं ऐसे सवालों में। तो अपन ऐसे सवालों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि आपको टेंशन ना आए पेपर में। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन आज का लेक्चर अपना एंड करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन बोलता है द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx इज शोन। आपको एक कभी मैं ग्राफ बताऊंगा। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ fx या fx इक्वल टू 5 का। fx इक्वल टू 5 का आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। मैं आपको बच्चों इसका ग्राफ बना दे रहा हूं कि fx का ग्राफ कैसा दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास इस तरीके का एक ट्राइंगल बना है, फिर ऐसा बना है, इस तरीके का हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, ऐसा एक बच्चों हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें, ये ओरिजिन है, मैं पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ। ये है 1 2 3,
और उसके बाद यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा और अपन बड़ा कर लेते हैं ताकि और एक्यूरेट अपने को लगे अपना कर्व। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 पे इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है -3। ठीक है, ये -3 पे मुझे यहाँ पर कर्व दिया हुआ है इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये बच्चों दिया हुआ है -2 का, ये -1 है। और उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास -3। ये वाला जो पॉइंट बच्चों मुझे दिया हुआ है दिस इज -2,5। -2,5 है, मतलब कि ये वाला पॉइंट है 5 का। और ये जो दिया हुआ है बच्चों, ये मुझे दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा अपने को और ठीक करना पड़ेगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इसको ऐसा रखते हैं, आप एक बार पूरा देख लेंगे उसके बाद आप बनाएंगे बेटा इसको। ऐसा बना लेते, ठीक है, ये इस तरीके से। ये मुझे दिया हुआ है 1,5, ये मुझे दिया हुआ है -2,5। ये 1 पर है, ये -2 पर है, दोनों 5 के बराबर है। और नीचे वाला पॉइंट दिया हुआ है 5, -3। f(x) की वैल्यू 5 कब होगी, ये मेरे पास सवाल है। ये लास्ट क्वेश्चन है अपने पास आज का, ठीक है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इसके 4 ऑप्शन हैं, 1 4 5 और 6। ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, 1 4 5 और 6। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस सवाल को बच्चों अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, अगर ना बन रहा हो तो देख भी सकते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ f(x) = 5। अभी मैंने आपको इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने का एक अप्रोच बताया है। आप ऐसा करो, आप मान लो f(x) को फॉर द टाइम बीइंग, अंदर वाले f(x) को मान लो आप t मान सकते हो। अप्रोच बता रहा हूँ ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं f(x) को मान लो t मानूंगा तो f(t) की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। f(t) की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब जैसे ही बच्चों मेरे पास f(t) की वैल्यू 5 आ गई तो आप मुझे बताइए कि t की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी। ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू 5 कितनी बार हो रही है, एक बार इधर हो रही है और एक बार इधर हो रही है, 2 बार हो रही है। मतलब कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t जो मेरे पास आएगा बच्चों, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t विल बी -2 एंड 1, क्योंकि f(-2) भी 5 के बराबर है और f(1) भी 5 के बराबर है। तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास -2 और 1। और t क्या था, t था f(x). t क्या था, t था f(x). तो f(x) की वैल्यू क्या आ गई, -2 और 1। फाइनली आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने ना, कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितनी अलग अलग x की वैल्यूज के लिए f(x) की वैल्यू 5 होगी। तो नंबर ऑफ x की वैल्यूज बतानी है जिसके लिए f(x) की वैल्यू 5 है। तो फाइनली सॉल्व अगर मैं कर रहा हूं तो f(x) = -2 और 1 आया। अब आप देखो f(x) की वैल्यू -2 कितनी बार हो रही है। अगर आप इसको देखेंगे तो f(x) की वैल्यू -2, f(x) की वैल्यू -2 अगर आप बोलोगे बच्चों, एक सेकेंड, ये गलत जगह हमने बना लिया। f(x) की वैल्यू हमको -2 चाहिए है, इसको अपन यहाँ से ऐसे मिटा लेते हैं। f(x) की वैल्यू हमको चाहिए -2, तो -2 वाला देखो यहाँ पे -3 है, -2 यहाँ पर होगा कहीं पे। तो f(x) की वैल्यू जब आपको बोला जाएगा -2 बताओ कब आ रही है, तो -2 कितनी बार आ रही है, एक बार आ रही है। आप देख सकते हैं इस कर्व को एक बार काट रहा है, तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन मिल गए, एक सॉल्यूशन। और उसके बाद बोला जा रहा है कि बताइए f(x) की वैल्यू 1 कितनी बार आ रही है, f(x) की वैल्यू 1 कितनी बार आ रही है। तो ये वाली लाइन हम बना लेते हैं, मान लो ये 1 है, ये 5 है, ये मान लो 1 है। तो f(x) = 1 कितनी बार आएगा, 4 बार, 1 2 3 और 4, ये 4 बार देख लो f(x) की वैल्यू 1 आ रही है। तो f(x) = 1 के मेरे पास कितने सॉल्यूशन आ गए बच्चों, 4 सॉल्यूशन आ गए। तो अगर मुझे बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 5 होंगे। f(x) = 5 के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ बच्चों कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो आई होप आपको इस तरीके का सवाल भी नया लगा होगा। जनरली आपने ऐसा सवाल नहीं किया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों अपन इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा कंपोजिट फंक्शंस में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम अपने इसी पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे सवालों के साथ, जिसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी और बढ़ जाएगा।
तो आई होप आपको आज का लेक्चर बच्चों बहुत पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, होमवर्क करते रहिए। थैंक यू।